हेलो डियर एस्पिरेंट्स, योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब फैमिली एवी जुडिशरी जोन। इस वीडियो में हम लोग अभिवचन, प्रलेख शास्त्र एवं अभिहस्तांतरण यानी कि प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो आप लोगों का राजस्थान जेएलओ के एग्जाम में मदद करेगा। प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग का यह दूसरा वीडियो है। मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मैं और भी वीडियो बनाकर डाल दूंगी, जिससे आप लोगों की सहायता हो जाएगी एग्जाम में। आप लोग चैनल से जुड़कर देख सकते हैं उसको भी। मैंने इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आइए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 से, क्योंकि 62 तक पहले सॉल्व हो चुका है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह प्रावधान करता है कि कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन एवं असंयोजन में असफल नहीं होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 आदेश 1 नियम 7, ऑप्शन 2 आदेश 1 नियम 9, ऑप्शन 3 आदेश 1 नियम 11, ऑप्शन 4 आदेश 1 नियम 13। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आदेश 1 नियम 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। प्रतिनिधिवाद का उपबंध निम्न में से कौन सी शर्त या फिर शर्तों के पूरा किए जाने की अपेक्षा करता है। ऑप्शन 1 पक्षकार की संख्या एक से अधिक एवं उनके सामान्य हित में हो। ऑप्शन 2 वाद संस्थित करने से पूर्व न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो। ऑप्शन 3 सभी पक्षकारों को सूचना दे दी गई हो। एंड ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। आवश्यक पक्षकारों का असंयोजन या कुसंयोजन वाद की विफलता का कारण बन सकता है। ऐसा निष्कर्ष किस उपबंध के आधार पर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन 1 आदेश 1 नियम 7, ऑप्शन 2 आदेश 1 नियम 9, ऑप्शन 3 आदेश 1 नियम 11 एंड ऑप्शन 4 आदेश 1 नियम 13। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आदेश 1 नियम 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 66। पक्षकारों या वाद हेतुकों के कुसंयोजन एवं असंयोजन के कारण जिससे मामले के गुणावगुण या न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता, कोई डिक्री अपील में न उल्टी जाएगी और न उसमें फेरफार किया जाएगा और न मामला अपील में प्रतिपेशित किया जाएगा, ऐसा प्रावधान वर्णित है। ऑप्शन 1 धारा 97 में, ऑप्शन 2 धारा 99 में, ऑप्शन 3 आदेश 1 नियम 9 में, ऑप्शन 4 आदेश 1 नियम 11 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 धारा 99 में। क्वेश्चन नंबर 67 मिसप्रिंट हो गया है, इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। असंयोजन या कुसंयोजन के बारे में आक्षेप यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर किए जाएंगे, ऐसा वर्णित है। ऑप्शन 1 आदेश 1 नियम 13 में, ऑप्शन 2 आदेश 1 नियम 12 में, ऑप्शन 3 आदेश 1 नियम 11 में एंड ऑप्शन 4 आदेश 1 नियम 10 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आदेश 1 नियम 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। आदेश 1 नियम 8 में वर्णित प्रतिनिधिवाद के संदर्भ में एक ही हित से तात्पर्य है। ऑप्शन 1 समान हित, ऑप्शन 2 सामान्य हित, ऑप्शन 3 या तो 1 या 2 एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सामान्य हित। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 70। उपयुक्त पक्षकार से तात्पर्य है। ऑप्शन 1 ऐसा पक्षकार जिसकी उपस्थिति वाद के निपटारे के लिए आवश्यक है, जिसकी अनुपस्थिति में न्यायालय प्रभावी डिक्री पारित नहीं कर सकता। ऑप्शन 2 ऐसा पक्षकार जिसकी उपस्थिति वाद के निपटारे के लिए नितांत आवश्यक नहीं है, तथापि उसकी उपस्थिति में उसके वाद को प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकेगा। ऑप्शन 3 उपयुक्त 1 या 2 दोनों, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऐसा पक्षकार जिसकी उपस्थिति वाद के निपटारे के लिए नितांत आवश्यक नहीं है, तथापि उसकी उपस्थिति में उसके वाद को प्रभावी ढंग से निपटाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। प्रतिनिधिवाद से संबंधित प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के किस आदेश व नियम में है। ऑप्शन 1 आदेश 1 नियम 8, ऑप्शन 2 आदेश 2 नियम 8, ऑप्शन 3 आदेश 3 नियम 8 एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आदेश 1 नियम 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1 नियम 8 में किससे संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन 1 अंतराभिवाचीवाद, ऑप्शन 2 प्रतिनिधिवाद, ऑप्शन 3 विधिक प्रतिनिधि एंड ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रतिनिधिवाद। अगर इस सब्जेक्ट प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग का एनालिसिस करें हम लोग, तो इस सब्जेक्ट में लगभग सभी सीपीसी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को डरना नहीं है कि इसमें इसके डिफ़िकल्ट नेम से कि इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर ये नया सब्जेक्ट है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ये सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सब सीपीसी के ही क्वेश्चन है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 73, सत्य कथन बताइए। कोई व्यक्ति एक ही हित में सभी अन्य व्यक्तियों की ओर से वाद ला सकेगा यदि ऑप्शन 1 हितबद्ध व्यक्ति अनुमति प्रदान करे, ऑप्शन 2 वह न्यायालय से अनुज्ञा प्राप्त करे, ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों शर्तें पूर्ण होती हों, ऑप्शन 4 किसी अन्य वाद के लिए प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वह न्यायालय से अनुज्ञा प्राप्त करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, प्रतिनिधिवाद में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को वाद संचित किए जाने की सूचना ऑप्शन 1 प्रतिवादी के खर्चे पर दी जाएगी, ऑप्शन 2 न्यायालय के खर्चे पर दी जाएगी, ऑप्शन 3 वादी के खर्चे पर दी जाएगी एंड ऑप्शन 4 जैसा न्यायालय उचित समझे उसके खर्चे पर दी जाएगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वादी के खर्चे पर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 75, प्रतिनिधिवाद पर प्रांग न्याय के संबंध में निम्न में कौन सही है, विचार कीजिए। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 प्रतिनिधिवाद पर प्रांग न्याय लागू नहीं होता, ऑप्शन 2 प्रतिनिधिवाद पर प्रांग न्याय लागू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऑप्शन 3 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के स्पष्टीकरण 6 के तहत प्रतिनिधिवाद पर प्रांग न्याय लागू होता है, ऑप्शन 4 प्रांग न्याय का सिद्धांत सदैव केवल एक व्यक्ति के द्वारा लाए गए पश्चातवर्ती वाद पर लागू होता है तथा चूंकि प्रतिनिधिवाद में अनेक व्यक्तियों का हित होता है अतः प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के स्पष्टीकरण 6 के तहत प्रतिनिधिवाद पर प्रांग न्याय लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, प्रतिनिधिवाद के लिए निम्न में सत्य कथन चुनिए। ऑप्शन 1 प्रतिनिधिवाद के लिए अनेक व्यक्ति होने आवश्यक नहीं है, ऑप्शन 2 प्रतिनिधिवाद के लिए सामान्य हित आवश्यक नहीं है, ऑप्शन 3 प्रतिनिधिवाद के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक नहीं है एंड ऑप्शन 4 प्रतिनिधि में सूचना वादी के खर्चे पर दी जाती है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रतिनिधिवाद में सूचना वादी के खर्चे पर दी जाती है, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 77, यदि प्रतिनिधिवाद का मालिक वाद या प्रतिरक्षा में सम्यक तत्परता से कार्यवाही नहीं करता तो उसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन 1 अन्य हितबद्ध पक्षकार के द्वारा, ऑप्शन 2 न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन 3 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो हितबद्ध नहीं है, ऑप्शन 4 या तो न्यायालय द्वारा या हितबद्ध पक्षकारों द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 न्यायालय के द्वारा बाय कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, प्रतिनिधिवाद में वाद लाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध या उसके पक्ष में पारित डिक्री अन्य किसी हितबद्ध पक्षकारों पर आबद्ध कर होगी, विचार कीजिए। ऑप्शन 1 सत्य है, ऑप्शन 2 असत्य है, ऑप्शन 3 पूर्ण रूप से सत्य नहीं है एंड ऑप्शन 4 इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, प्रतिनिधिवाद में प्रतिनिधि के वाद हेतु वही है यह बात साबित करनी आवश्यक नहीं है, विचार कीजिए। ऑप्शन 1 सत्य है, ऑप्शन 2 असत्य है, ऑप्शन 3 पूर्ण रूप से सत्य नहीं है एंड ऑप्शन 4 इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 80, निम्नलिखित में क्या सुमेलित नहीं है। अंतराभिवाचीवाद आदेश 35, अकिंचनवाद आदेश 33, 3 में दे रखा है प्रतिनिधिवाद आदेश 9 एंड ऑप्शन 4 में दे रखा है रिसीवरों की नियुक्ति आदेश 40। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रतिनिधिवाद आदेश 9 में नहीं बल्कि आदेश 1 रूल 8 में है, तो यह कथन हमारा सुमेलित नहीं है। अगला पढ़ लेते हैं 81, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। मैच कर लेते हैं। अकिंचनवाद दे रखा है ऑर्डर 33 में, प्रतिनिधिवाद ऑर्डर 1 रूल 8 में, अंतराभिवाचीवाद 35 में ऑर्डर और सरकार के विरुद्धवाद यह ऑर्डर 27 में। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। क्या न्यायालय के निर्देश द्वारा किसी हितबद्ध व्यक्ति को किसी वाद में वाद लाने या वाद में प्रतिरक्षा के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन 1 हाँ, ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 3 केवल सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हाँ। अगला क्वेश्चन है 83, प्रतिनिधिवाद के अंतर्गत अन्य हितबद्ध व्यक्तियों पर सूचना की तामील की रीति के संबंध में क्या गलत है। ऑप्शन 1 वैयक्तिक तामील, ऑप्शन 2 लोक विधायन द्वारा, ऑप्शन 3 जैसा भी न्यायालय निर्दिष्ट करे एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त किसी भी प्रकार से नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वैयक्तिक तामील। अगला क्वेश्चन है 84, प्रतिनिधिवाद के अंतर्गत अन्य हितबद्ध व्यक्तियों पर सूचना की तामील से संबंधित प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 आदेश 1 नियम 8 उपनियम 2 में, ऑप्शन 2 आदेश 1 नियम 1 के उपनियम 3 में, ऑप्शन 3 आदेश 1 नियम 1 के उपनियम 1 में एंड ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आदेश 1 नियम 8 उपनियम 2 में। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 85, कोई व्यक्ति जिसकी ओर से या जिसके फायदे के लिए कोई वाद संस्थित किया जाता है या ऐसे वाद में प्रतिरक्षा की जाती है, उस वाद में पक्षकार बनाए जाने के लिए न्यायालय को आवेदन ऑप्शन 1 कर सकता है, ऑप्शन 2 नहीं कर सकता है, ऑप्शन 3 कर सकता है या पृथक वाद ला सकता है एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कर सकता है।
अगला क्वेश्चन है 86। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 का उद्देश्य वाद कारण द्वारा प्रभावित होने के लिए संभाव्य व्यक्तियों को नोटिस देना होगा। यह किस वाद में धारण किया गया? ऑप्शन 1 देवीलाल बनाम इनकम टैक्स ऑफिसर, ऑप्शन 2 ड्यूचेस ऑफ किंगस्टन का वाद, ऑप्शन 3 उषाबेन बनाम भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर, ऑप्शन 4 वी पुरुषोत्तम राव बनाम भारत संघ। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वी पुरुषोत्तम राव बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। सही उत्तर दीजिए। प्रतिनिधिवाद में पारित डिक्री आबद्धकर होती है। ऑप्शन 1 अन्य व्यक्तियों पर, ऑप्शन 2 जिनके फायदे के लिए वाद संचित किया गया है, ऑप्शन 3 जिनकी ओर से वाद में प्रतिरक्षा की गई है, एंड ऑप्शन 4 2 एवं 3 दोनों पर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2 एवं 3 दोनों पर। अगला क्वेश्चन है 88। प्रतिनिधिवाद में डिक्री आबद्धकर घोषित की गई है। ऑप्शन 1 आदेश 1 नियम 8 उपनियम 2 में, ऑप्शन 2 आदेश 1 नियम 8 उपनियम 4 में, ऑप्शन 3 आदेश 1 नियम 8 उपनियम 5 में, एंड ऑप्शन 4 आदेश 1 नियम 8 उपनियम 6 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आदेश 1 नियम 8 उपनियम 6 में। अगला क्वेश्चन है 89। आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के आधार पर वाद विफल हो जाता है। यह प्रावधान है। ऑप्शन 1 आदेश 1 नियम 9 में, ऑप्शन 2 आदेश 1 नियम 10 में, ऑप्शन 3 आदेश 1 नियम 12 में, एंड ऑप्शन 4 आदेश 1 नियम 13 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आदेश 1 नियम 9 में। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 90। नए वादी या प्रतिवादी का नाम जोड़े जाने या गलत वादी प्रतिवादी का नाम जोड़े जाने या काटे जाने या अंतर विनिमय करने की शक्ति न्यायालय को दी गई है। ऑप्शन 1 आदेश 1 नियम 10 में, ऑप्शन 2 आदेश 1 नियम 11 में, ऑप्शन 3 आदेश 1 नियम 12 में, एंड ऑप्शन 4 आदेश 1 नियम 13 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आदेश 1 नियम 10 में। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 91। न्यायालय विवाद में के वास्तविक विषय के अवधारण के लिए वादी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को जोड़ सकेगा। ऑप्शन 1 वाद के किसी भी प्रक्रम पर, ऑप्शन 2 प्रतिरक्षा साक्ष्य अभिलिखित करने से पूर्व, ऑप्शन 3 निर्णय के पूर्व या पश्चात, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वाद के किसी भी प्रक्रम पर। अगला पढ़ लेते हैं 92। पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के बारे में आक्षेप कब किया जा सकता है? ऑप्शन 1 यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर, ऑप्शन 2 विवादक स्थिरीकरण के समय, ऑप्शन 3 विवादक स्थिरीकरण के पूर्व, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 93। पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के बारे में आक्षेप किए जाने का प्रावधान है। ऑप्शन 1 आदेश 1 नियम 9 में, ऑप्शन 2 आदेश 1 नियम 10 में, ऑप्शन 3 आदेश 1 नियम 12 में, एंड ऑप्शन 4 आदेश 1 नियम 13 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आदेश 1 नियम 12 में। अगला पढ़ लेते हैं 94। निम्न में क्या सही सुमेलित है? ऑप्शन 1 पुनर्विलोकन आदेश 41, ऑप्शन 2 निर्देश आदेश 45, ऑप्शन 3 प्रतिनिधिवाद आदेश 1 नियम 8, ऑप्शन 4 अकिंचनवाद आदेश 35। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रतिनिधिवाद आदेश 1 नियम 8। यह कथन सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। अगला पढ़ लेते हैं 95। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 को बड़े पैमाने पर संशोधित किया गया, जिसके अंतर्गत प्रतिनिधिवाद से संबंधित प्रावधान को भी संशोधित किया गया। ऑप्शन 1 1966 में, ऑप्शन 2 1986 में, ऑप्शन 3 1976 में, एंड ऑप्शन 4 1996 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1976 में। अगला पढ़ लेते हैं 96। वाद की रचना में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं होता? ऑप्शन 1 मुकदमे का शीघ्र निपटारा, ऑप्शन 2 समस्त विवादग्रस्त विषय का अंतर्विष्ट होना, ऑप्शन 3 विनिश्चय हेतु आधार होना, एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मुकदमे का शीघ्र निपटारा। अगला पढ़ लेते हैं 97। आदेश 2 नियम 2 का संबंध नहीं है। ऑप्शन 1 दावे के किसी भाग के त्याग से, ऑप्शन 2 साक्ष्य त्याग देने से, ऑप्शन 3 संपूर्ण भाग के त्याग से, एंड ऑप्शन 4 अनुतोष मांगने के लोभ से। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संपूर्ण भाग के त्याग से। अगला पढ़ लेते हैं 98। जहां वाद हेतुक संयोजित किए जाते हैं वहां वाद के संबंध में न्यायालय की अधिकारिता संकलित विषय वस्तुओं की उस रकम या मूल्य पर निर्भर करेगी जो ऑप्शन 1 वाद में उल्लिखित है, ऑप्शन 2 पश्चातवर्ती अवसर पर दर्शित की गई है, ऑप्शन 3 वाद की तारीख पर उल्लिखित है, एंड ऑप्शन 4 वाद संस्थित किए जाने की तारीख पर है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वाद संस्थित किए जाने की तारीख पर है। अगला क्वेश्चन है 99। एक वादी, एक प्रतिवादी और कई वाद हेतुकों के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन 1 विभिन्न वाद हेतुकों को एक ही वाद में संयोजित करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे यही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 का विभिन्न वाद हेतुकों को एक ही वाद में संयोजित करने की स्वतंत्रता है। यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है 100। जहाँ 2 या 2 से अधिक वादीगण हैं और 2 या अधिक वाद हेतुक हैं वहाँ नियम यह है कि
ऑप्शन 1 वादी एक ही वाद में संयोजित हो जाए। ऑप्शन 2 आदेश 1 नियम ए का पालन करे। ऑप्शन 3 वाद हेतुकों का त्याग करे। एंड ऑप्शन 4 ऐसे वाद हेतुकों का एक ही वाद में संयोजन किया जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऐसे वाद हेतुकों का एक ही वाद में संयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 101। जहाँ केवल एक ही वादी हो और दो या अधिक प्रतिवादी गण और वाद हेतुक हो वहाँ ऑप्शन 1 वादी शेष अन्य वादियों को संयोजित होने हेतु कहेगा। ऑप्शन 2 वादी उन प्रतिवादी गणों के विरुद्ध कई वाद हेतुकों को संयोजित कर सकता है। ऑप्शन 3 वादी ऐसे संयोजन न्यायालय की अनुमति बगैर नहीं करेगा। ऑप्शन 4 वादी 6 मास से भीतर ऐसा करे। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वादी उन प्रतिवादी गणों के विरुद्ध कई वाद हेतुकों को संयोजित कर सकता है। अगला पढ़ लेते हैं 102। प्रत्येक बाहुल्यपूर्ण वाद एक से अधिक वाद हेतुक की पूर्व अवधारणा करती है, इसलिए जहां केवल एक ही वाद हेतुक है वहां ऑप्शन 1 बाहुल्यपूर्ण वाद भी हो सकता है। ऑप्शन 2 कानून के अधीन हो सकते हैं। ऑप्शन 3 बाहुल्यपूर्ण हो ही नहीं सकता। एंड ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी असत्य है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बाहुल्यपूर्ण हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है 103। अस्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण हेतु उपबंध है। ऑप्शन 1 आदेश 2 नियम 3 में। ऑप्शन 2 आदेश 3 नियम 4 में। ऑप्शन 3 आदेश 2 नियम 4 में। एंड ऑप्शन 4 आदेश 2 नियम 6 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आदेश 2 नियम 4 में। अगला पढ़ लेते हैं 104। आदेश 3 नियम 1 के अंतर्गत पक्षकारों की उपसंजाति के संबंध में उपबंध किया गया है। इसके अनुसार न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। ऑप्शन 1 स्वयं पक्षकार द्वारा। ऑप्शन 2 अपने मान्यता प्राप्त अभिकर्ता द्वारा। ऑप्शन 3 उपसंजात व आवेदन करने वाले अधिवक्ता द्वारा। एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में कौन मान्यता प्राप्त अभिकर्ता नहीं है? ऑप्शन 1 मुख्तारनामा धारण करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन 2 अन्य प्राधिकृत अभिकर्ता। ऑप्शन 3 सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। एंड ऑप्शन 4 कोई भी अन्य व्यक्ति। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कोई भी अन्य व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है 106। मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पर की गई तामील ऐसे प्रभावी होती है मानो ऑप्शन 1 वह स्वयं वादी पर की गई हो। ऑप्शन 2 वह स्वयं प्रतिवादी पर की गई हो। ऑप्शन 3 वह स्वयं पक्षकार पर की गई हो। एंड ऑप्शन 4 वह स्वयं अभिकर्ता पर की गई हो। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वह स्वयं पक्षकार पर की गई हो। अगला पढ़ लेते हैं 107। गलत उत्तर बताइए। ऑप्शन 1 जब तक न्यायालय की इजाजत से लेख द्वारा पर्यवसित न कर दी जाए। गलत उत्तर बताइए। प्लीडर की नियुक्ति कब तक के लिए की जाती है? ऑप्शन 1 जब तक न्यायालय की इजाजत से लेख द्वारा पर्यवसित न कर दी जाए। ऑप्शन 2 जब तक प्लीडर या मुवक्किल की मृत्यु न हो जाए। ऑप्शन 3 जब तक कि प्लीडर द्वारा वापस न ले ली जाए। ऑप्शन 4 जब तक कि उस मुवक्किल से समस्त कार्यवाही का अंत न हो जाए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जब तक कि प्लीडर द्वारा वापस न ले ली जाए। यह कथन गलत है, यहाँ पे गलत पूछा गया है। अगला पढ़ लेते हैं 108। लीडर की नियुक्ति के संबंध में गलत उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ भी गलत देखना है। ऑप्शन 1 ऐसी नियुक्ति विशेष या साधारण हो सकेगी। ऑप्शन 2 ऐसी नियुक्ति मालिक द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। ऑप्शन 3 ऐसी नियुक्ति शपथ पत्र द्वारा की जाएगी। एंड ऑप्शन 4 ऐसी नियुक्ति प्रमाणित प्रति न्यायालय में फाइल की जाएगी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऐसी नियुक्ति शपथ पत्र द्वारा की जाएगी। यह कथन गलत है। अगला पढ़ लेते हैं 109। पक्षकार की तरफ से मान्यता प्राप्त अभिकर्ता उपसंजाति आवेदन और कार्य कर सकेंगे। ऑप्शन 1 आदेश 3 नियम 2 में। ऑप्शन 2 आदेश 3 नियम 4 में। ऑप्शन 3 आदेश 3 नियम 5 में। एंड ऑप्शन 4 आदेश 3 नियम 6 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आदेश 3 नियम 2 में। अगला क्वेश्चन है 110। लीडर की नियुक्ति का उपबंध है। ऑप्शन 1 आदेश नियम 2 में। ऑप्शन 2 आदेश नियम 3 में। आदेश 3 नियम 3 में। एंड ऑप्शन 3 आदेश 3 नियम 4 में। एंड ऑप्शन 4 आदेश 3 नियम 5 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आदेश 3 नियम 4 में। अगला क्वेश्चन है 111। गलत उत्तर बताइए। ऑप्शन 1 वाद पत्र न्यायालय में दाखिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 वाद पत्र इस निमित्त नियुक्त न्यायालयी अधिकारी के पास भी दाखिल हो सकता है। ऑप्शन 3 वाद पत्र 2 प्रतियों में दाखिल करना चाहिए। ऑप्शन 4 वाद पत्र विशेष न्यायालय में दाखिल करना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वाद पत्र विशेष न्यायालय में दाखिल करना चाहिए। अगला है 112। सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 वाद पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियमों के पालन में होना चाहिए। ऑप्शन 2 वाद पत्र आदेश 6 एवं 8 के नियमों के अनुपालन में होना चाहिए। ऑप्शन 3 वाद पत्र आदेश 6 एवं 7 के नियमों के अनुपालन में होना चाहिए। ऑप्शन 4 वाद पत्र आदेश 9 एवं 10 के नियमों के अनुपालन में होना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वाद पत्र आदेश 6 एवं 7 के नियमों के अनुपालन में होना चाहिए। अगला पढ़ लेते हैं 113। गलत उत्तर का चयन करें। ऑप्शन 1 न्यायालय वादों की प्रविष्टि सिविल वादों के रजिस्टर में कराएगा।
ऑप्शन 2, ऐसी प्रविष्टियां हर वर्ष उसी क्रम में संख्यांकित होंगी। ऑप्शन 3, ऐसी प्रविष्टियां उच्च न्यायालय द्वारा पर्यवेक्षित की जा सकेगी। ऑप्शन 4, ऐसी प्रविष्टियां महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऐसी प्रविष्टियां उच्च न्यायालय द्वारा पर्यवेक्षित की जा सकेंगी। यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1, प्रत्येक वाद पत्र में तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। ऑप्शन 2, न्यायाधीश अपने निवास पर कार्य समय के पश्चात स्वीकार कर सकता है। ऑप्शन 3, वाद पत्र 2 प्रतियों में संचित किया जाएगा। एंड ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है 115, वाद पत्र संचित करने से संबंध में प्रावधान है। ऑप्शन 1, धारा 26 आदेश 4 में। ऑप्शन 2, धारा 26 आदेश 3 में। ऑप्शन 3, आदेश 27 आदेश 2 में, धारा 27 आदेश 2 में। एंड ऑप्शन 4, धारा 29 आदेश 8 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, धारा 26 आदेश 4 में। अगला क्वेश्चन है 116, सही उत्तर दीजिए। वाद पत्र सम्यक रूप से संचित किया गया समझा जाएगा। ऑप्शन 1, जब वह 2 प्रतियों में दाखिल किया गया है। ऑप्शन 2, आदेश 6 एवं 7 के अंतर्विष्ट नियमों का अनुपालन किया गया है। ऑप्शन 3, वाद पत्र वादों के रजिस्टर में संख्यांकित कर लिया गया है। एंड ऑप्शन 4, उपयुक्त 1 एवं 2 दोनों। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 117, अभिवचन से अभिप्रेत है। ऑप्शन 1, वाद पत्र। ऑप्शन 2, लिखित कथन। ऑप्शन 3, शपथ पत्र। एंड ऑप्शन 4, उपयुक्त 1 एवं 2 दोनों। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त 1 एवं 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है 118, अभिवचन का नियम नहीं है। ऑप्शन 1, तथ्य एवं विधि का अभिवचन करें। ऑप्शन 2, केवल सारभूत तथ्यों का अभिवचन करें। ऑप्शन 3, तथ्यों का अभिवचन करें, साक्ष्य का नहीं। ऑप्शन 4, अभिवचन संक्षेप में होना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तथ्य एवं विधि का अभिवचन करें। अगला क्वेश्चन 119, अभिवचन में संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन 1, आदेश 6 नियम 16। ऑप्शन 2, आदेश 6 नियम 17। ऑप्शन 3, आदेश 6 नियम 18। एंड ऑप्शन 4, आदेश 7 नियम 12। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आदेश 6 नियम 17। अगला क्वेश्चन है 120, अभिवचन में संशोधन मंजूर करना। ऑप्शन 1, न्यायालय का विवेकाधिकार है। ऑप्शन 2, पक्षकारों का अधिकार है। ऑप्शन 3, आज्ञापक है। एंड ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, न्यायालय का विवेकाधिकार है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 121, न्यायालय अभिवचन में संशोधन की अनुज्ञा दे सकता है जहां ऐसा संशोधन ऑप्शन 1, न्याय के हित में है। ऑप्शन 2, पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 3, विरोधी पक्षकार को क्षति नहीं पहुंचाता। ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला है 122, सही उत्तर दीजिए। न्यायालय अभिवचन में संशोधन अनुज्ञात नहीं करेगा। ऑप्शन 1, जब संशोधन का आवेदन विचारण प्रारंभ होने के पश्चात किया गया है जबकि वह पहले उठा सकता था। ऑप्शन 2, जहां संशोधन से वादी का वाद पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाएगा। ऑप्शन 3, आवेदन सद्भावनापूर्वक नहीं दिया गया है। ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, अभिवचन में संशोधन की इजाजत के बाद अभिवचन में संशोधन कर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन 1, आदेश द्वारा परिसीमित समय के भीतर। ऑप्शन 2, कोई परिसीमित समय न होने पर आदेश की तारीख से 14 दिन के भीतर। ऑप्शन 3, उक्त 1 या 2 दोनों। ऑप्शन 4, आदेश की तारीख से 18 दिन के भीतर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उक्त 1 या 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है 124, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1, अभिवचन की परिभाषा, आदेश 6 नियम 1। ऑप्शन 2, अभिवचनों का सत्यापन, आदेश 6 नियम 15। ऑप्शन 3, अभिवचनों का संशोधन, आदेश 6 नियम 17। एंड ऑप्शन 4, अभिवचन का काट दिया जाना, आदेश 6 नियम 18। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अभिवचन का काट दिया जाना, आदेश 6 नियम 18। यह कथन सुमेलित नहीं है। अगला है 125, स्वैच्छिक संशोधन के संबंध में प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन 1, आदेश 6 नियम 7 दीवानी प्रक्रिया संहिता। ऑप्शन 2, आदेश 6 नियम 15 CPC। ऑप्शन 3, आदेश 6 नियम 17 CPC। एंड ऑप्शन 4, आदेश 6 नियम 19 CPC। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आदेश 6 नियम 17 CPC या फिर दीवानी प्रक्रिया संहिता। अगला क्वेश्चन है 126, अभिवचन किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। ऑप्शन 1, पक्षकार द्वारा। ऑप्शन 2, लीडर द्वारा यदि कोई हो। ऑप्शन 3, पक्षकार असमर्थ है तो उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा। ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 127, किस नियम के अंतर्गत अभिवचन हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन 1, नियम 14। ऑप्शन 2, नियम 16। ऑप्शन 3, नियम 17। एंड ऑप्शन 4, नियम 18। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नियम 14। यहाँ पे नोट्स दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 128, किस नियम के अंतर्गत अभिवचनों का सत्यापन वेरिफिकेशन किया जाता है। ऑप्शन 1, नियम 14 में। ऑप्शन 2, नियम 15 में। ऑप्शन 3, नियम 16 में। एंड ऑप्शन 4, नियम 18 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नियम 15 में। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं
129 अभिवचन का सत्यापन कौन कर सकता है? ऑप्शन 1 पक्षकार, ऑप्शन 2 पक्षकारों में से कोई एक, ऑप्शन 3 मामलों के तथ्यों से परिचित व्यक्ति एंड ऑप्शन 4 प्लीडर द्वारा एंड ऑप्शन 5 उपयुक्त 1 या 2 या 3 द्वारा। इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त 1 या 2 या 3 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 130 वादपत्र में अनुतोष की मांग की जा सकती है। ऑप्शन 1 सामान्यतः, ऑप्शन 2 अनुकल्पतः, ऑप्शन 3 सामान्य एवं अनुकल्पतः एंड ऑप्शन 4 केवल सामान्यतः। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सामान्य एवं अनुकल्पतः। क्वेश्चन नंबर 131 देख लेते हैं। वादी वादपत्र में सामान्यतः एवं अनुकल्पतः अनुतोष की मांग कर सकता है। ऑप्शन 1 आदेश 7 नियम 3 के अंतर्गत, ऑप्शन 2 आदेश 7 नियम 4 के अंतर्गत, ऑप्शन 3 आदेश 7 नियम 7 के अंतर्गत एंड ऑप्शन 4 आदेश 7 नियम 9 के अंतर्गत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आदेश 7 नियम 7 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 132 प्रतिवादी पर समन की तामील के कितने दिन के भीतर वादपत्र की उतनी प्रतियां जितनी प्रतिवादी है उपस्थित करेगा? ऑप्शन 1 आदेश की तारीख से 7 दिन के भीतर, ऑप्शन 2 आदेश की तारीख से 10 दिन के भीतर, ऑप्शन 3 आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर एंड ऑप्शन 4 आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आदेश की तारीख से 7 दिन के भीतर। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 133 वादपत्र नामंजूर किया जा सकता है। ऑप्शन 1 जहां वह 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया गया है, ऑप्शन 2 जहां वह वाद हेतु प्रकट नहीं करता, ऑप्शन 3 अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है, ऑप्शन 4 आदेश 7 नियम 9 का अनुपालन करने में असफल रहता है एंड ऑप्शन 5 उपयुक्त सभी स्थितियों में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त सभी स्थितियों में। अगला क्वेश्चन है 134 वादपत्र नामंजूर किए जाने पर वादी को उपलब्ध उपचार। ऑप्शन 1 अपील, ऑप्शन 2 नया वाद, ऑप्शन 3 1 एवं 2 दोनों एंड ऑप्शन 4 पुनरीक्षण। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उक्त 1 एवं 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है 135 वादपत्र नामंजूर किए जाने के आधार दिए गए हैं। ऑप्शन 1 आदेश 7 नियम 10 में, ऑप्शन 2 आदेश 7 नियम 11 में, ऑप्शन 3 आदेश 7 नियम 12 में एंड ऑप्शन 4 आदेश 7 नियम 13 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आदेश 7 नियम 11 में। पढ़ लेते हैं अगला। अब 136 वादपत्र समुचित न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटा सकता है। ऑप्शन 1 वह न्यायालय जहां वाद प्रस्तुत किया गया है, ऑप्शन 2 अपील न्यायालय द्वारा डिक्री अपास्त करने के पश्चात, ऑप्शन 3 पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा डिक्री अपास्त करने के पश्चात एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी द्वारा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 137 वादपत्र लौटाए जाने के अधीन है जब ऑप्शन 1 वादपत्र अपर्याप्त स्टैम्प पेपर पर है, ऑप्शन 2 वादपत्र डुप्लीकेट में दाखिल नहीं किया गया है, ऑप्शन 3 वादपत्र में अनुतोष वास्तविक मूल्य से कम है एंड ऑप्शन 4 वादपत्र क्षेत्राधिकार न रखने वाले न्यायालय में दाखिल किया गया है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वादपत्र क्षेत्राधिकार न रखने वाले न्यायालय में दाखिल किया गया है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138 निम्नलिखित में से किस मामले में वाद को उचित न्यायालय प्रॉपर कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश देगा? ऑप्शन 1 वाद में अनुतोष की मांग की गई है, वह देने के लिए न्यायालय सक्षम नहीं है, ऑप्शन 2 वादी ने क्षेत्रीय अधिकारिता के संबंध गलत न्यायालय को चुना है, ऑप्शन 3 वादी ने आर्थिक अधिकारिता के संबंध में गलत न्यायालय को चुना है, ऑप्शन 4 2 एवं 3 दोनों। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2 एवं 3 दोनों। अगला क्वेश्चन है 139 क्या वाद संस्थित करने की परिसीमा विधि द्वारा विहित अवधि समाप्त होने पर वाद संस्थित किया जा सकता है? ऑप्शन 1 आधार दर्शित करने पर जिसके आधार पर छूट पाने का दावा किया गया है, ऑप्शन 2 वाद संस्थित किया जाना वर्जित है, ऑप्शन 3 वाद पर परिसीमा विधि के प्रावधान लागू नहीं होता है, ऑप्शन 4 उपयुक्त 2 एवं 3। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आधार दर्शित करने पर जिसके आधार पर छूट का दावा किया गया है। अगला क्वेश्चन है 140 किस नियम के अधीन वादपत्र को लौटा दिया जाता है? ऑप्शन 1 आदेश 7 नियम 10, ऑप्शन 2 आदेश 7 नियम 11, ऑप्शन 3 आदेश 7 नियम 12 एंड ऑप्शन 4 आदेश 7 नियम 13। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आदेश 7 नियम 10। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 141 वादपत्र लौटाए जाने पर वादी को उपचार है। ऑप्शन 1 अपील का, ऑप्शन 2 पुनरीक्षण का, ऑप्शन 3 पुनर्विलोकन का एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अपील का। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 142 वादी वादपत्र के साथ उन दस्तावेजों की सूची पेश करेगा जिस पर वह निर्भर है। यदि ऐसी सूची पेश नहीं करता है, वाद की सुनवाई के समय दस्तावेज पेश करता है, क्या न्यायालय ऐसे दस्तावेज को साक्ष्य में ले सकता है? ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 2 हाँ, ऑप्शन 3 न्यायालय की अनुमति से पेश किए जाने पर न्यायालय साक्ष्य में ग्रहण कर सकता है एंड ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 न्यायालय की अनुमति से पेश किए जाने पर न्यायालय साक्ष्य में ग्रहण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 143 लिखित कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन 1 वादी द्वारा, ऑप्शन 2 प्रतिवादी द्वारा एंड ऑप्शन 3 न्यायालय द्वारा एंड ऑप्शन 4 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रतिवादी द्वारा। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
आप लोग चैनल को ज्वाइन करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।